हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एपिसोड क्लास पे। बच्चों, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान, जिसमें से हम लोगों ने अभी तक दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। हम लोगों ने इस अध्याय में बहुत सारे टॉपिक के बारे में पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अगर जो बच्चा लोग ना ही देखे हो तो सबसे पहले आप पुराने लेक्चर को देखिए, तब आप ये लेक्चर देखना। धीरे धीरे आपको हर एक टॉपिक जो है क्लियर होती जाएगी। ये मेरा पूरा प्रयास है, ठीक है। और आपसे मैं बार बार यही एक बात बोलता रहता हूँ बच्चा, कि आप जब भी स्टडी कर रहे हैं, जब भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप जो है एक पेन और रफ और साथ में जो भी मैं टॉपिक यहाँ पे लिखता हूँ, सारी चीज़ बताता हूँ, उन सभी चीज़ों को जो है ना आप नोट्स करते जाएंगे तो एक अच्छे तरीके से नोट्स भी बन जाएगा और आपको वो टॉपिक याद भी हो जाएगा। तो अब जो है हम डायरेक्ट जो है मुद्दे पे आते हैं कि हमने कल का लेक्चर जो था ना, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे। याद करो, कल का लेक्चर जो था पर परागण हमने पढ़ाया था कल के लेक्चर में, ठीक है। तो पर परागण क्या होता है, लास्ट टॉपिक था पर परागण क्या होता है, उनके बारे में हम लोग कल समझा था। और फिर साथ में पर परागण के अनुकूलन का होता है, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ा था बच्चा। जैसे स्व परागण में हानियां थी, स्व परागण में लाभ थे, ठीक उसी प्रकार से जो है ना, ठीक उसी प्रकार से जो है पर परागण के लाभ भी हैं और पर परागण के आपके हानियां भी है। चलो बिंदु को, इन दोनों बिंदु को जो है जल्दी से खत्म करते हैं, और जैसे ये दो बिंदु पढ़ लेंगे बच्चा, हमारा खलास हो जाएगा पर परागण। तो इस साइड अब देख रहे होंगे कि इस साइड जो है हम लिखे हैं पर परागण के लाभ, और इस साइड जो है आपको लिखे गया है पर परागण के हानियां, जिनमें से लाभ में 4 बिंदु है और हानि में 4 बिंदु है। चलिए जानते हैं कि चारों बिंदु का लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लाभ की बात करें, सबसे पहले लाभ की बात करें तो पर परागण में जो पहला बिंदु जो आ रहा है, पहला बिंदु जो लाभ में आ रहा है, पहला बिंदु है कि पर परागण से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन पुष्पों में पर परागण की क्रिया होती है ना बच्चा, उन पुष्पों में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है, अर्थात बदलाव आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, ठीक है। सिंपल सा बिंदु है। अब दूसरा बिंदु क्या है आपका, दूसरा बिंदु यह है कि पर परागण द्वारा जो है ना, पर परागण द्वारा जो है ना पौधे की नई जातियां, पौधे की नई जातियां उत्पन्न हो जाती है। यानी जिन पौधों में पर परागण की क्रिया होती है, उन पौधों में जो है ना पौधों की एक नई जाति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण जो है उन पौधों में एक नया गुण समावेश हो जाता है बच्चा। ये सिंपल सा बिंदु है, यहीं पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है, पढ़ के सुना देता हूं। पर परागण द्वारा पौधे की नई जातियां उत्पन्न होती है, जिनमें नए गुण का समावेश हो जाता है, जो मैंने यही अभी तक बताया, ठीक है। अब जो है लाभ में तीसरा बिंदु क्या लिखा गया है, ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। तीसरा बिंदु क्या है कि पर परागित पुष्पों से बनने वाला जो फल होता वो कैसा होता है। यानी जो है पर परागण जो है अगर जिन पुष्पों में हो रहा है, उन पुष्पों में पर परागण के द्वारा जो बनने वाला जो फल है वो कैसा होएगा, छोटा होएगा कि बड़ा होएगा। तो याद रख लेना, पर परागण के द्वारा जो है बनने वाला जो फल है वो आकार में बड़े होते हैं। कैसे होते हैं, आकार में बड़े होते हैं और भारी होते हैं, और कैसे होते हैं, स्वादिष्ट भी होते हैं, यानी स्वाद उसमें होते हैं, ठीक है।
तथा इनमें बीजों की संख्या अधिक होती है। साथ में एक बिंदु यही इसी में लिखा दिया गया, इनमें बीजों की संख्या अधिक होती है। ये सिंपल सा बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे बच्चा। ये सिंपल बिंदु है, दिमाग में बस फिट कर लेना है। अब लाभ में अंतिम पॉइंट है क्या कि पर परागण से उत्पन्न बीज जो है ना, उत्पन्न जो बीज भी जो होते हैं वो भी बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? बीज भी बड़े होते हैं और साथ में स्वस्थ होते हैं, अच्छी क्वालिटी की होती है, ठीक है, स्वस्थ होते हैं और अच्छी नस्ल वाली होती है। जैसे मैंने अच्छी क्वालिटी की यानी स्वस्थ भी होएंगे, अच्छी क्वालिटी की होएगी वाले होते हैं, जिससे उपज बढ़ जाती है। सिंपल सा बच्चा सोचो, अगर बीज जो है आकार में बड़ा होएगा, है ना, बीज भी जो आकार में बड़ा होएगा, अच्छी नस्ल वाली होएगी, अच्छी नस्ल वाली होएगी, वो बीज स्वस्थ होएगा, तो सोच के बताओ क्या उस बीज से उपज बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? आप ये सिंपल सा आंसर दोगे, सर इससे जो है ना उपज जो होएगी, जो फसल की जो उपज होएगी वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये सिंपल सा हमने 4 बिंदु खत्म कर दिया पर परागण के लाभ। अब चलो बच्चा हम जानते हैं कि पर परागण से क्या हानियां हो सकती है। तो हानि में पहला बिंदु बहुत ही मजेदार है। पर परागण की क्रिया जो होती है अनिश्चित होती है। ये काहे उल्लेख दिया? पर परागण की क्रिया अनिश्चित काहे होती है? क्योंकि इनको जो है, क्योंकि परागण के लिए जो है ना, इनको निर्भर पड़ना पड़ता है वायु पर, जल पर और साथ में जंतु पर निर्भर होना पड़ता है। पर परागण तभी होएगा, आपको याद होएगा आप लोगों को कल का लेक्चर में कि पर परागण के लिए जो अनुकूलन जो था, पर परागण के कितने तरीकों से हो सकता है, क्या क्या स्थिति हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने वायु परागण बताया था, ठीक है, जल परागण बताया था, जंतु परागण बताया था, ये सारी चीजें बताए हैं। तो बच्चा ये सब जो है, ये सब बिंदु जो है कहना यही चाहता है कि परागण की क्रिया अनिश्चित होती है। काहे कि परागण के लिए यह वायु, जल एवं जंतु पर निर्भर होती है। ये भी सिंपल सा बिंदु बच्चा, ज्यादा हम बताएंगे आपको समझ में आएगा, फिर भी जो है ज्यादा बताने से क्या होता है, माथे से निकल जाता है टॉपिक, ठीक है। तो सिंपल सा बिंदु है, एक बार में झटके से समझ आ जाएगी, ठीक है। दूसरा बिंदु है आपका, दूसरा बिंदु हानि में है कि परागित करने वाले साधनों की समय पर उपलब्ध न होने पर, यानी जो जिन पुष्पों में परागण क्रिया हो रही है, अगर समय पर साधनों की उपलब्ध न हो तो क्या होएगा? समय पर साधनों को उपलब्ध न हो तो क्या होएगा? होने पर अधिकांश पुष्प परागित होने से रह जाते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे मान लो बच्चा कि एक पुष्प है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, एक पुष्प है जो वायु के, एक वायु न लेकर के कीटों के द्वारा, मान लो एक पुष्प, जैसे मान लो कि ये पुष्प है और ये पुष्प है, ठीक है, और ये इसमें परागण की क्रिया जो है ना, मान लो परागण की क्रिया जो है कैसा होने वाला है? पर परागण होने वाला है। अगर मान लो कि इस पुष्प पे कीटे न आए तो यहां से पर परागण को लेकर जाने वाला कोई कर्मक नहीं होएगा, कीट नहीं आएंगे। मान लो कि हवा भी नहीं है, जल भी नहीं है, मान लो ऐसा है ना, तो इस स्थिति में जो पर परागण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यही कहने का तात्पर्य यह है कि परागित करने वाले साधन कौन कौन सा है? वायु, जल और जंतु। समय पर उपलब्ध न होने पर अधिकांश जो पुष्प जो है ना, वो परागित होने से
रह जाते हैं, यानी परागित नहीं हो पाते हैं। सिंपल सा बिंदु है दूसरा, बहुत ही मजेदार लिखा गया है। फिर तीसरा बिंदु है बच्चों कि विशेषकर यानी विशेष रूप से वायु परागित पुष्पों में, यानी जिनमें वायु परागण होता है, जिनमें वायु परागण की क्रिया होती है, उन पुष्पों में जो है ना अधिक मात्रा में पराग कण जो है नष्ट हो जाएंगे। अब कहोगे सर कैसे नष्ट हो जाएंगे? बच्चा मैं इसमें वायु परागण में पहले ही समझाया था कि जिन पौधों में वायु परागण की क्रिया होती है, वायु परागण की क्रिया होती है, उन पौधों में जो परागकण होते हैं ज्यादातर क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं। कहाँ है? क्योंकि हवा में उनको ऐसे उड़ेंगे बहुत सारे जो है हवा में उड़ते उड़ते जो है वो ज्यादातर परागकण क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। सिंपल सा, तो ये सिंपल सी बातें लिखी गई है। विशेषकर वायु परागित पुष्पों में परागकण अधिक संख्या में नष्ट हो जाते हैं या व्यर्थ हो जाते हैं। सिंपल सा बिंदु है। और अंतिम पॉइंट है हानि में आपका कि पर परागण के लिए पुष्पों को, है ना, पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्प पर निर्भर रहना पड़ता है। यह भी बात करेक्ट है बच्चा। पर परागण कब होएगा? जब इस पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर इस पुष्प के वर्ती काग्र पर आ जाता है, तो इसे कहा जाता है पर परागण कहा जाता है। और पर परागण जो है अधिकांश जो है किनमें देखा जाता है? द्विलिंगी पुष्प में, एक लिंगी पुष्प में। बच्चा मान लो कि यह भी एक लिंगी है और यह भी कैसा है, एक लिंगी है। तो सिंपल सी बात है, ये पुष्प जो है मान लो कि ये इस पे लैंगिक अंग जो है नर पाया जा रहा है और इस पे मान लो कि मादा लैंगिक अंग है। तो सिंपल सा बताओ कि क्या एक दोनों पुष्प जो है एक दूसरे से निर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए बच्चा। ये सिंपल सी बातें यहाँ लिखी गई है कि पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्प पर क्या होना चाहिए, निर्भर रहना पड़ता है। आई होप ये सिंपल सी बातें जो है आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आप ये चारों बिंदु लाभ में और 4 बिंदु जो है हानि में नोट करिए। तब तक मैं साइड हो जाता हूं। बच्चे लोग अब जो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हम लोग जो है खत्म कर चुके। आपको जैसे पता है कि हमने टॉपिक खत्म किया पर परागण के, है ना, लाभ और हानि। और उसके बाद का जो टॉपिक है ना बच्चों, बोर्ड पे देख ही रहे हैं, कृत्रिम संकरीकरण का होता है। कृत्रिम संकरीकरण का मतलब क्या हुआ? तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। कृत्रिम संकरीकरण का होता है तो जब परागण की क्रिया मनुष्यों के द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है? मनुष्यों के द्वारा होती है, तो उसे कृत्रिम संकरीकरण कहा जाता है। सिंपल सी बातें यहां लिखी गई है कि जब मानव के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा परागण होता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाएगा कृत्रिम संकरीकरण कहा जाता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर ये ऐसा मानव के द्वारा परागण की क्रिया काहे होती है? जैसे बच्चा मान लो कि एक बहुत ही अच्छे नस्ल वाली मेरे पास परागकण है और वे जहां मैं रह रहा हूं, है ना, जहां पे मान लो कि फिलहाल में जहां मैं रह रहा हूं वहां पे वो उस किस्म की जो परागकण ना ही पाई जाती है। मैंने क्या किया, बहुत दूर गया था और वहां से एक अच्छे क्वालिटी की परागकण को लेके आया और लेकर आने के बाद मैंने क्या किया,
यहाँ पर आया और आ करके मैं एक पौधे पे जो मैं हम जिस पौधे को उगाया था उस पौधे पे मैं क्या करा रहा हूं, खुद से अब मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा परागण क्रिया होएगी, मैं उसके पराग कण को लाके रख दूंगा, उसके वर्ती काग्र पे रख दूंगा। तो यही चीजें हैं कि जब परागण की क्रिया मानव के द्वारा होता है तो उसे कहा जाता है कृत्रिम संकरीकरण कहा जाता है। लेकिन बच्चा याद रख लेना, बस परागकण को वर्ती काग्र पे रख देना ही आपका पूरा कृत्रिम संकरण खत्म नहीं हुआ। इसमें बहुत सारे स्टेप आते हैं, बहुत सारे क्या 3-4 स्टेप आते हैं, जिनमें से सबसे पहला स्टेप है आपका विपुंसन, यानी मानव के द्वारा परागण कराने के लिए सबसे पहले करना पड़ेगा आपको विपुंसन करना पड़ेगा। विपुंसन का वर्ड है कि जैसे ये पुष्प है, विपुंसन में क्या किया जाता है, जैसे ये पुष्प है, पुष्प का ये पुतंतु ये है परागकोश, जिसे इन दोनों को मिलाकर है ना, इन दोनों को मिलाकर बोला गया था पुमंग। पुमंग। तुम एक बात बताओ बच्चा, इस पुमंग जो है बना होता है परागकोश से और पुतंतु से, जानते हो ना। अब ध्यान से, सॉरी पुमंग बता रहे हैं, इसे बोलते पुंकेसर, पुंकेसर बोला जाता है बच्चा। पुंकेसर जो होता है ना, पुंकेसर जो होता है परागकोश और पुतंतु से मिलकर बना होता है, ये जानते हो आप अच्छे तरीके से। अब जो है, अब जानते हो कि यहां से जो है ना पराग कण निकलेंगे और पराग कण निकल के इसी वर्ती काग्र पे आएगा, तो हमें सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन होने से रोकना होएगा। क्या करना पड़ेगा, हमें स्वपरागण होने से रोकना होएगा। कैसे रोकेंगे बच्चा, हम सीधा सा बात है विपुंसन कर देंगे। विपुंसन का मतलब इस पराग कोश और जो पुतंतु है, यानी दोनों मिलाकर जो पुंकेसर बोला जा रहा है, इस भाग को हम काट देंगे। इस भाग को क्या कर देंगे, काट देंगे बच्चा, यहां से काट देंगे ऐसे। अब कहोगे सर कैसे काटेंगे, तो कैंची से काट सकते हो, है ना, किसी भी औजार से काट सकते हो, इसे काट देगो। तो काटने की प्रक्रिया को कहा जाता है विपुंसन कहा जाता है। तो लिखा है जब पुष्प के पुंकेसर को काट कर निकाल दिया जाता है तो उसे विपुंसन कहा जाता है। तो विपुंसन में आपको आई होप सिंपल सी बातें समझ में आगे होगी कि विपुंसन में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका पुंकेसर का जो भाग था उसको काट कर निकाल दिया जाता है। जैसे काट कर निकालेंगे बच्चा तो कुछ इस प्रकार से ये दिखेगी, इस प्रकार से क्या बच जाएगा आपका, बच जाएगा वर्ती काग्र बच जाएगा, वर्तिका बच जाएगी और अंडाशय बच जाएगी। और काटने के बाद क्या करेंगे, है ना, दूसरे स्टेप पे क्या करेंगे, दूसरा स्टेप पे थैली लगाना। थैली लगाना का मतलब यह है कि पुंकेसर को काटने के बाद जो है ना, यानी जो पुंकेसर को हम लोग काटने के बाद जो है क्या करेंगे, जो स्त्री केसर जो था, ये तीनों को मिला के हम बोलते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर के जो ऊपर है एक झिल्ली लगा देते हैं, क्या कहते हैं, एक थैली लगाते हैं। जैसे मान लो कि झिल्ली है, इसको ऊपर मैंने ऐसे क्या किया, यह थैली लगा दिया, क्या लगा दिया, थैली लगा दिया। अब कहोगे सर काहे थैली लगा दिए, इसको थैली से स्त्री केसर वाले भाग को काहे बंद कर दिए। अगर सोचो बच्चा, अगर बंद नहीं करोगे तो हो सकता है कि कहीं से जो है, कहीं से परागकण आए, कहीं से परागकण अगर आ जाता है तो पर परागण हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे रोका गया पुंकेसर को काट, किसको रोका गया है, स्वपरागण होने से रोका गया है। और यहाँ पे किसको रोका गया, थैली लगा करके खुद सोचो, यहाँ पे रोका गया है पर परागण होने से इसको रोका गया है। और फाइनली क्या करेंगे, जैसे ही थैली लगा देंगे
तब जाकर के जो हम अच्छे क्वालिटी की जो परागकण लाए हैं, अब उसको हम ले करके क्या करेंगे, परागण की क्रिया संपन्न कराने वाले हैं। फिर लिखा गया तीसरे बिंदु में, इसके बाद परागण की क्रिया संपन्न की जाती है और परागण कराने के बाद जो है पुनः थैली लगा दी जाती है। जैसे मान लो कि मैंने परागकण लाया और परागकण को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, यहाँ पे इसके वर्ती कागर पे रख दिया, थैली को मैंने ऐसे हटाया, ठीक है, थैली को मैंने ऐसे हटाया, परागकण को यहाँ पे रखा, मैं परागण क्रिया संपन्न कराया, मैंने रखा, मनुष्य के द्वारा रखा गया, और रखने के बाद में फिर से इसके ऊपर थैली लगा दिया, फिर से उस पर क्या कर दिया, थैली लगा दिया। ये सारी प्रक्रिया जो है ना बच्चा, ये सारी प्रक्रिया जो है कहलाती है कृत्रिम संकरीकरण कहलाता है। आई होप आपको छोटी छोटी बातें थी समझ में आ गए होंगे। और छोटी सी बातें जो बच्चा है ना, मैं ज़्यादा चिल्ला करके बताता नहीं हूँ, सिंपल सी बातें, सिंपल सी बातों और सिंपल सी टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाती होगी। फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। कृत्रिम संकरीकरण का मतलब यह था कि जब मनुष्यों के द्वारा परागण की क्रिया कराई जाती है, मनुष्यों के द्वारा परागण की क्रिया कराई जाती है, तो उसे कहा जाता है कृत्रिम संकरीकरण कहा जाता है। फिर मैंने बताया बच्चा कि कृत्रिम संकरीकरण कराने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, विपुंसन करना पड़ता है। तो विपुंसन का मैंने अर्थ बताया कि विपुंसन में हम लोग क्या करते हैं, जो पुष्प था उस पुष्प के पुंकेसर वाले भाग को काट कर निकाल दिया जाए। अगर पुष्प के पुंकेसर वाले भाग को काट के निकाल दिया जाता है तो इसे कहा जाता है विपुंसन कहा जाता है। और जैसे ही विपुंसन मैंने किया तो क्या बच जाएगा बच्चा, आपका वर्तिकाग्र बच जाएगी, वर्तिका बच जाएगी और अंडाशय बच जाएगी। और इतना करने के बाद मैं पुनः उसके ऊपर क्या कर दूंगा, थैली लगा दूंगा, किसे, एक झिल्ली लगा दूंगा, ताकि अन्य परागकण उस पे न आ सके। तो यहाँ पे मैं सिंपल बताया कि यहाँ पे रोका गया स्वपरागण होने से और यहाँ रोका गया पर परागण होने से खुद सोच सकते हो। इतना करने के बाद जो मैं परागकण को लाया था, थैली को खोला और थैली को खोलने के बाद में जो परागकण, जो अच्छी क्वालिटी जो परागकण थे, उस परागकण को मैंने यहाँ पे रख दिया। कहाँ पे दिया, वर्ती काग्र पे के ऊपरी भाग पे रख दिया। अब रखने के बाद पुनः क्या कर देंगे, थैली लगा देंगे, पुनः क्या कर देंगे, थैली लगा देंगे। ये सारी प्रक्रिया बच्चा आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए इसको भी जल्दी से आप क्या करिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बच्चा लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब जो है अगला टॉपिक है हमारा है पराग स्त्री केसर संकरण है, ठीक है। और यहां से एक दिमाग में अब बात याद रखना, यहां से टॉपिक जो है थोड़ा सा इंटरेस्टेड होता जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब यहां से ये है कि यहां से टॉपिक जो है इंटरेस्ट तभी होएगा जब आप हर एक चीज को समझते जाओगे। मैं ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इससे पहले जो भी पढ़ा हमने पढ़ा, ये सारी चीज में 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट था जो हमें एक एक बिंदु याद करना था, ठीक है। और यहां से हमें ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को समझना पड़ता है। और यहाँ पे अगर समझोगे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और यहां से अब टॉपिक स्टार्ट होता है आपका मेन, और जो भी अभी तक मैं पीछे का टॉपिक पढ़ा उस सारे टॉपिक इसी में अब रिवाइज भी होता रहेगा, ठीक है। तो जो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है पराग स्त्री केसर संकर्षण हो, क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये चीज क्या है। तो आप पढ़े होंगे, जैसे मान लो कि यहाँ लिखा गया है, मैं पढ़ के सुना देता हूं कि वर्तिकाग्र पर परागकण का आना। जैसे वर्तिकाग्र है, क्या है बच्चा, वर्तिकाग्र
काग्र है। और वर्तिकाग्र पर परागकण का आना, परागकण का आना आना तथा अंकुरण होना, यही मेन बिंदु है। परागकण आएगा तो क्या करेगा, नाचेगा उस परागकण पे? नहीं, वहां पे नाचेगा नहीं। वहां पे क्या होएगा, वहां पे परागकण आ करके अंकुरण होएगा। क्या होएगा, अंकुरण होएगा। कैसे होएगा वो सारी टॉपिक हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अंकुरण होना ही पराग स्त्री केसर संकर्षण कहलाता है। सिंपल सा। जैसे एक बने किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो ध्यान से यहाँ पे टॉपिक समझिएगा। जैसे बच्चों यहाँ पे है, ये है आपका वर्तिकाग्र, ये है, जानते हो ना, ये है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ठीक है। और जैसे आप जानते होंगे कि ये है आपका परागकण। और याद करो बच्चा, परागकण जो था 3 कोश की अवस्था वाला परागकण जो होता है, कितने कोश की अवस्था वाला, 3 कोश की अवस्था वाला जो परागकण होता है वह परिपक्व होता है। जिनमें से मैंने बताया था कि ये जो ऊपर की जो 2 कोशिका है इसे बोला जाता है जनन कोशिका, जनन कोशिका, याद होएगा। और नीचे की जो कोशिका होती है इसे बोला जाता था कायिक कोशिका। क्या बोलते हैं, कायिक कोशिका। अब पीछे का टॉपिक रिवाइज होता भी जाएगा। ये कायिक कोशिका, ठीक है। अब ये परागकण के ऊपर जो है ना एक परत पाई गई थी, ये वाला एक लेयर, जिसे बोला गया था अंतःचोल, अंतःचोल। और याद करो बच्चा, एक ऊपर भी परत थी, मैं इसको ब्लैक से कर देता हूं। ऊपर भी एक परत थी जिसे बोला जाता था गया था वाह्यचोल, वाह्यचोल, ठीक है। अब यहां पे एक भाग था जहां पे वाह्यचोल नहीं था, इसे बोला गया था जनन छिद्र। अब यही जो है पूरी संरचना कहलाती है परागकण। क्या कहलाती है, पूरी संरचना मिल के कहलाती है परागकण कहलाती है। अब यही परागकण जो बच्चा है ना, यही परागकण वर्तिकाग्र पर आना, ठीक है, वर्तिकाग्र पर आना और क्या होना, अंकुरण होना। परागकण पर आना और साथ में अंकुरण होना। तो अंकुरण कैसे होएगा, जैसे मान लो कि यहां से एक जनन छिद्र जो होता है ना, जनन छिद्र के जो अंदर है, यहाँ पे अंदर वाला जो नीली सी हमने स्तर बनाए हैं, ये कौन सा, अंतःचोल है। क्या होता है कि ये अंतःचोल से कुछ एक लंबी सी डंडी निकलती है, एक नलिका निकलती है अंतःचोल से। मैं बता दूं, जो ये अंतःचोल है बच्चा, इस अंतःचोल से अंदर से ना एक लंबी सी नलिका का निर्माण होता है, एक लंबी सी नलिका का निर्माण होता है जिसे बोला जाता है पराग नलिका। क्या बोलते हैं, पराग नलिका बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पराग नलिका। यही मैंने परिभाषा में लिखा कि परागकण का वर्तिकाग्र पे आना और अंकुरण होना इसी को लिखा गया है। परागकण का निकलना ही क्या कहलाएगा, अंकुरण होना, ठीक है। और भी डिटेल से पढ़ेंगे लेकिन सिंपल से यहाँ पे यही समझना है, वर्तिकाग्र पे आना और अंकुरण होना, ठीक है, यही कहलाता है पराग स्त्री केसर संकर्षण कहलाता है। ये है आपका, कुछ निकल रही है यहाँ पे, ये वाली संरचना देख रहे होंगे, निकल रही है, ठीक है। इसी को कहा जाता है पराग स्त्री केसर
संकर्षण। अब बच्चा जो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं इससे पहले एक टॉपिक जो यहाँ पे ब्लैक से लिखा हूँ, ये टॉपिक जो है पहले ही मैं समझा चुका हूँ। क्या लिखा गया है कि वर्तिकाग्र पर रसायन पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो ये तय करते हैं कि वो समान जाति का पराकण है कि असमान जाति का है। जब समान जाति का पराकण होएगा तभी अंकुरण होता है, जब असमान जाति का पराकण होएगा तो वो अंकुरण होता नहीं है। मैंने क्या ये बातें जो मैंने अभी बोला, ये बातें मैं पहले ही बता चुका हूं कि समान जाति का पराकण होएगा तो अंकुरण होएगा, समान जाति का पराकण नहीं होएगा तो अंकुरण नहीं होएगा। सिंपल सी ये बातें हैं और यहाँ पे इस चीज को याद रखना, पराग स्त्री केसर संकर्षण बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। जैसे मान लो कि मैं हूं परागकण, है ना, जैसे मान लो मैं पुष्प मान लो मेरे को, और पुष्प से इसको मान लो परागकण, ये जा करके इस वर्तिकाग्र पे जाएगा और जा करके इस परागकण से एक नलिका का निर्माण होएगा जो अंदर जाएगा ऐसे, जिसे बोला जाता है पराग नलिका। पराग नलिका बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब ये प्रक्रिया कहलाती है पराग स्त्री केसर संकर्षण। आई होप आपको समझ में आ गया होंगे। बच्चा आज का टॉपिक बस इतना ही। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा सा मेरा मनोबल जो है डाउन है आज, थोड़ा सा उतना जोश के साथ मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती है मैं जोश में तभी आता हूँ जो टॉपिक जो है बहुत लेंदी होता है और उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो मैं उसमें क्या करता हूँ कि थोड़ा सा उसमें जोश में आके समझाने का प्रयास करता हूँ। और मैं मान के चलता हूँ कि आप इंटर पढ़ रहे हो तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को, इतनी छोटी छोटी चीज़ों को, इतनी आसान आसान भाषा को मुझे चिल्ला करके पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सी बातें जो है आपको समझ में आगे होगी। अगर बच्चा ना ही आता है कोई टॉपिक समझ में तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, खुला तो है कमेंट बॉक्स, लेकिन कोई भी कमेंट नहीं करता है। मैं ये देखा हूँ बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को देखते हैं और कोई बच्चा जो है पढ़ता भी है और पढ़ने के बाद कमेंट ना ही करता है, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ पाता है कि बच्चे को टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, ये मेरे को कैसे पता चले। मैं कल की वीडियो में बोला हूँ कि बच्चा आप पढ़ने के बाद कमेंट जरूर करिए और साथ में कमेंट करोगे तो मेरे को भी एक जोश मिलेगा, एक उत्साह मिलेगा कि मेरे बच्चे जो है वीडियो देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, मेरे को उत्साह इसी से मिलेगा। आप वीडियो देखोगे शांत रहोगे तो मेरे को कुछ समझ में आ ही नहीं पाएगा बच्चा, तो मैं बिल्कुल नर्वस हो जाऊंगा और मज़ा नहीं आप आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो बच्चा समझने की कोशिश करो, है ना। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद।